Hello dear students, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 9 के लिए है, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस 2 वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो भी टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। हम लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं उसके बारे में, मतलब आउटब्रेक कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think that he could have gone about doing this? In France of all regimes, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. अब देखिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, जो वहाँ का जो किंग था, तो लोगों में ये अफवाह फैलती थी कि वहाँ के किंग जो है वो टैक्स को बढ़ाने के लिए अब टैक्स को बढ़ाने जा रहा है। टैक्स किस लिए बढ़ाएगा? क्योंकि वो जो एक्सपेंसेज होता था, किंग का जो एक्सपेंसेज होता था, जो भी मेंटेन करने का, हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेज होता था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, वो मतलब एक्सपेंस निकल नहीं पा रहा था। तो वो एक्सपेंस लाया कहाँ से जाए? तो आप टैक्स एक्स्ट्रा पे करवाइए और जो भी टैक्स एक्स्ट्रा मनी होगा उससे आप वो एक्सपेंस को पूरा कीजिए। तो ये एक रूमर फैला था। तो मतलब और ये मतलब वहां का किंग चाहता भी था और ये एक तरह का रूमर भी फैला था। अब देखिए, आप क्या सोचते हैं, मतलब ये जो वहां का जो किंग था वो उसका अकेले राइट्स था, जो अगर वो चाहता तो कभी भी टैक्स को बढ़ा सकता, कभी भी टैक्स को घटा सकता। क्या वो अकेले कर पाता था ये, या फिर उसको किसी और लोगों की जरूरत होती थी? तो इसका ये आंसर है, जो वो अकेले ये सब चीज नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोग 3 कैटेगरी पढ़े हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 के जो भी पीपुल्स थे, जो भी मेंबर्स थे, उनके साथ और ये क्या बोलते हैं, हम लोगों का जो मोनार्क था, ये जो किंग था, उनके साथ ये असेंबली एक दिन होता था, जिस दिन असेंबली को बुलाने का ये एकाधिकार था किंग के पास। तो जब चाहे वो असेंबली बुला सकता है, जो टैक्स को बढ़ाए या ना बढ़ाए इसके लिए। अब वो टैक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो वो असेंबली के रिजल्ट पे पता लगेगा कि हाँ ये टैक्स बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो देखिए, द स्टेट जनरल rather he had called a meeting of the state general which would then pass his proposal for new taxes. The state general was a political body which the 3 states sent their representative. अब देखिए, 3 जो स्टेट था, 1, 2 और 3, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। स्टेट 1 में जो हम लोगों का पुलिस लोग आते थे, स्टेट 2 में जो आता था वो रिच पीपुल्स वगैरह आते थे, चर्च वगैरह आ जाता था, और स्टेट 3 में जो था वो हम लोगों का आता था बिजनेसमैन वगैरह, ये सब जो, और नॉर्मल मैन वगैरह, कॉमन जनता जो था वो सब स्टेट 3 में आते थे। तो ये तीनों स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव था उनको बुलाया जाता था, और ये किंग जो था वो सब बैठ के, और उसके बाद जो ये असेंबली हुआ उसमें क्या जो रिजल्ट आया उसके बाद ये लोग टैक्स बढ़ाते थे या नहीं बढ़ाते थे। अब ये तीनों स्टेट का उनका जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलता था तो उसके बाद वोटिंग होता था, और वोटिंग ऐसा होता था, मान लीजिए इसका ये एक स्टेट का एक वोटिंग काउंट होगा, दूसरे स्टेट का भी एक वोटिंग काउंट होगा, एक वोट काउंट होगा, तीसरे स्टेट का भी एक वोट काउंट होगा। तो अब देखिए, ये जो पहला स्टेट और ये जो दूसरा स्टेट था, तो इसमें पहला स्टेट में जो था पुलिस मतलब लोग आते थे, इसी लोग आते थे, जो पादरी हुआ, चर्च हुआ, ये सब आते थे। दूसरे में नोबिलिटी जो मतलब अपने आप को नोबेल बोलते थे, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, तो ये दोनों जो आते थे, इन दोनों का नेचर लगभग एक समान था, सेम नेचर के थे ये लोग। मगर
इन दोनों को ही टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, मगर ये थर्ड स्टेट का जो था इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, इनको विशेषाधिकार भी नहीं था। तो ये दोनों और ये जो किंग था, जो भी किंग बोलता था तो ये इन दोनों के ही पक्ष में लगभग होता था। इन दोनों का 2 वोट मिल गए इन लोगों को, और वो जो मतलब वो जो रिजल्ट आया, जो भी निर्णय लिया गया, वो निर्णय पास हो जाता था फाइनली। तो ये देखा गया। और ये जो थर्ड वाला अगर अपोज भी करना चाहता था, अपना वोट ना भी दे तो भी देखिए यहाँ पे 2 वोट तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो पहले से पास हो जाता था। और थर्ड वोट भी नहीं, मतलब थर्ड वोट अगर नहीं भी चाहेगा तो भी पास हो जाता था। तो इनमें ये जो थर्ड स्टेट वाला जो पीपुल था, इसको मतलब वो लाभ नहीं मिलता पाता था जो उसको चाहिए था। अब देखिए on 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of state general to pass proposal for new taxes. अब 5 मई 1789 को ये जो किंग था वो मतलब बुलाता है इन सब असेंबली के, मतलब जो भी स्टेट्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है एक असेंबली में। और वहां पे देखिए होता क्या है, स्प्लेंडेंट हॉल Versailles was prepared to host the delegate. The first and second state sent 300 representatives each. पहला और दूसरा का जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव आया था तो इसका 300 मेंबर थे, इसके भी 300 मेंबर थे, ये दोनों को 300 मेंबर थे। मगर जो थर्ड का था उसका 600 मेंबर था, who were seated in row facing each other on 2 sides, while 600 member of third state had to stand back. अब देखिए ये इसका भी 300 मेंबर था, इसका भी 300 मेंबर था, मगर इसका 600 मेंबर था। अब क्या हुआ, ये इधर से बैठ गए और ये इधर से बैठ गए ऐसे करके, तो 300 मेंबर ऐसे इधर फेस करके बैठ गए, 300 मेंबर इधर फेस करके बैठ गए। अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए 300। मगर ये जो थर्ड स्टेट था इसको यहाँ पे खड़ा होना पड़ा था, ये ऐसा ही स्टैंड था, स्टैंड पोजीशन में इसको खड़ा रहना पड़ता था। ये जो थर्ड, जबकि ये जो थर्ड स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो वेल एजुकेटेड था, वो रिच पीपुल भी था, वेल एजुकेटेड था, मगर इन दोनों को ही बैठने का इजाजत था, इनको खड़ा होना पड़ता था। और बाद में जो इनको खड़ा रहना पड़ता था, the third state was represented by its more prosperous and educated member. Peasant, artisan, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and their grievances and demand were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन सबको तो बैठा दिया गया मगर इनको खड़ा रहना पड़ा, ये जो 600 मेंबर है इनको खड़ा रहना पड़ा। और बाकी बाहर में इसके बाद वो जो असेंबली था, वो जो हॉल था, उसके अंदर इसके बाद और एक भी आदमी को नहीं घुसने दिया, एक भी औरत को नहीं घुसने दिया गया, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, जवान क्यों ना है, औरत या आदमी या बच्चा, किसी को भी नहीं घुसने दिया। जबकि 40,000 पिटीशन था, मगर 40,000 शिकायतें थे जो किंग्स के अगेंस्ट थे, जो वो लोग चाहते थे, वो जो मतलब वो 40,000 लोग चाहते थे, तो हाँ ये इस मुद्दे पर बात होना चाहिए और ये मुद्दा को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो वो 40,000 जो लेटर लेके आए थे, जो भी ग्रीवांसेस लेके आए थे पीपुल, उनको क्या किया, वो रिप्रेजेंटेटिव अंदर लेके चले गए, बाकी वो सब आदमी को बाहर रखा गया। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. मैंने पहले बोला था एक वोट रहता है। This time too Louis XVI was determined to continue the same practice of king। ये चाहता है जो इस बार भी वैसे ही वोटिंग हो, क्योंकि किंग्स को इसमें फायदा है, क्योंकि किंग्स और ये दोनों स्टेट दोनों मिले हुए हैं, जबकि थर्ड स्टेट अलग है, तो किंग्स को फायदा है। तो पहले जो रूल रेगुलेशन का वोटिंग का, वही रूल रेगुलेशन अभी भी है और आज भी इसी रूल रेगुलेशन से ये मतलब जो भी मुद्दा है, आज का जो भी रिजल्ट होगा वो मतलब उसका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट, अब जैसे थर्ड स्टेट का जो मेंबर था उसके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव था, 600 रिप्रेजेंटेटिव था। अब ये थर्ड स्टेट का जो मेंबर था उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे, जो
हर एक बार इसमें तो आपकी ही जीत होती है। जो आप एक ये वोट ले लिए, एक ये दो, टोटल 2 वोट आपको तो मिल गया, आपको एक तो 2 वोट मिल गया, तो आप वैसे भी हर एक लॉ जो भी आप चाहते हो मतलब पास हो ही जाता है। मगर अगर हम लोग कोई चीज चाहते हैं तो वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही वोट है। तो आज ऐसा नहीं होगा। जो रूल रेगुलेशन वोटिंग का था उसको थोड़ा सा मतलब ये किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। मॉडिफाई कैसे किया जाए? जो हर एक मेंबर के पास, इस स्टेट में 300 मेंबर है और मेरे स्टेट में 600 मेंबर है, थर्ड स्टेट का होता है, जो हर एक मेंबर के साथ पास एक वोट रहना चाहिए। मतलब क्या? जो एक वोट एक मेंबर के पास रहना चाहिए। तो ऐसा तो 600 वोट इस मेंबर के पास हुआ और 300 इस मेंबर और 300 इस मेंबर के पास, ऐसा होना चाहिए। मगर इन्होंने ऐसा बोला, मगर वो जो किंग था वो इस बात को मानने से नकार दिया। बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। जो रूल रेगुलेशन चलते आ रहा है वैसा ही रूल रेगुलेशन चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये बॉयकॉट कर दिए। थर्ड स्टेट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे ये बॉयकॉट कर लिए और वो असेंबली से बाहर आ गए। बोले जो अगर आप हम लोगों का कहना ही नहीं मानेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे रहना ही बेकार है, तो हम लोग चले जाते हैं। और बाहर में आके एक देखो इसमें दिया होगा, बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव अ वोट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected his proposal, member of the third estate walked out of the assembly in the protest. अब देखिए वो बाहर आ गया और प्रोटेस्ट करने लगे। The representative of the third estate viewed themselves as a spokesman of the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. They declared themselves a national assembly and so not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of monarch. अब देखो ये तो लोग तो बाहर आ गए। अब इन्होंने सोचा जो हम लोग एक मतलब पार्टी का निर्माण करते हैं, एक असेंबली का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे थर्ड स्टेट का मतलब असेंबली का निर्माण करते हैं। उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने आप को स्पोक पर्सन मानेंगे। और 20 जून को वो एक टेनिस कोर्ट में मतलब टेनिस के मैदान में गैदर हुए, इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला जो अब हम आज के तारीख से तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्म नहीं कर लेते हैं फ्रांस के लिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा ये किंग के पावर को डिमिनिश करेगा, मतलब उसके पावर को कम करेगा, उसके पावर पे रोक लगाएगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हम लोग फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ड्राफ्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे। दे वर लेड बाय मीराबाई। ये जो मतलब असेंबली था, नेशनल असेंबली था, ये लेड किया मतलब इसका अगुवाई कौन किया? मीराब्यू एंड अबे सयासी। मीराब्यू वाज बोर्न इन नोबल फैमिली। जब नोबल फैमिली में थे तो भी इन्होंने कंडीशन जो देखा, अपने अगल बगल का जो कंडीशन आया तो इनका मन बदल गया, जो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए ये थर्ड स्टेट के इस नेशनल असेंबली में शामिल हुए। और दूसरे जो थे अबे और सैयद, ये रिच मर्चेंट थे, इन्होंने भी मतलब सब छोड़ के और ये ड्राफ्ट फॉर्म करने में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट फॉर्म करने में ये लोग लग गए। फ्रेंच बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए फ्रांस जो है ये बना, ये संवैधानिक मोनार्की साम्राज्य बना। कैसे बना? द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971 को इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट डेवलप कर लिया था, बना लिया था। इट मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था? जो ये जो मोनार्क है, जो ये किंग है, उसका पावर को लिमिट किया जाए, उसके पावर को कम किया जाए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in one hand of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislative, executive and judiciary. अब ये जो पावर है, ये सभी पावर एक हाथ में नहीं होना चाहिए। ये सभी पावर इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन में बहुत आदमी काम करते हैं। और
इंस्टीट्यूशन को ये लोग कैटेगराइज किए। पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशरी। ये तीन मतलब इंस्टीट्यूशन में इन सब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। The Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly। अब ये नेशनल असेंबली में नया रूल बना सकते थे। Which was indirectly elected, that is, citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens however had the right to vote. Only men who ever 25 years of the age who paid taxes equal to the at least 3 days of the labor wage were given the status of active citizen, that is, they were entitled vote. The remaining men and women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। अब देखो यहाँ पे जो संविधान बना उसमें अब संविधान में ये जो भी तीन कार्यपालिका बनी, यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो तीन इंस्टीट्यूशन बना, इस तीन इंस्टीट्यूशन को कौन आदमी जाएगा, इसका इलेक्शन कैसे होगा, ये सब चीज मतलब के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पीपुल थे मगर सब पीपुल एलिजिबल नहीं थे वोट देने के लिए। उसमें से कुछ ही पीपुल एलिजिबल थे। कौन से पीपुल था? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था? तो 25 साल कम से कम वुमेन नहीं दे सकती थी वोट। मैन का बात होना है 25 साल कम से कम एज रहना चाहिए और जो 25 साल का एज कम से कम है और साथ ही कम से कम जितना लेबर क्लास लोग कमाते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में जितना वो लोग कमाते हैं उतना कम से कम टैक्स पे वो किया हुआ होना चाहिए, तो ही वो लोग मतलब ये करने लायक है, वोट देने लायक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पैसिव और एक्टिव। एक्टिव सिटीजन वो हुआ करते थे जो डायरेक्ट वोट देने का अधिकार था जिनके पास। पैसिव सिटीजन वो थे जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। तो देखो, नो वोट अबाउट 3 मिलियन मैन एंड वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। 3 मिलियन पैसिव मतलब सिटीजन वो थे जो वोट नहीं दे सकते थे, तो 3 मिलियन तो ऐसे थे जो मतलब वोट नहीं दे सकते थे। एक्टिव सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन और 28 मिलियन में 4 मिलियन ऐसा पीपुल था जो मतलब एक्टिव सिटीजन थे जो वोट दे सकते थे। अबे सर ओरिजिनल प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। अबे सैयद था वो ओरिजिनली प्रीस्ट थे, उन्होंने पुजारी थे, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, एक पुस्तक लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट है क्या आगे, उनके बारे में लिखा था। While the National Assembly was busy at Versailles drafting constitution, the rest of France sitting with a severe winter had made hard harvesting the price of growth. Often breaker exploit the situation and hoarded supply. After spending hours along the quest at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris on 14 July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ जो मतलब अब पूरा फ्रांस का पीपुल ये था क्रोध में ये हो रहा था, उबल रहा था एक तरह से। मतलब इस जो किंग है इसके जो रूल्स रेगुलेशन है इसके अगेंस्ट में ये लोग उबल रहे थे। अब इसके साथ ही क्या हो गया, जो बहुत सीवियर ठंडा पड़ा वहां पे, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ा जिसके कारण सब फसल बर्बाद हो गया। फसल बर्बाद हो गया तो एक तरह का भूखमरी आ गया। अब जो बेकरी वाला था, जो भी मतलब रोटी वगैरह बना के बेचा करता, उन्होंने सप्लाई को मतलब वोट करना जमा करना स्टार्ट कर दिया और मतलब गरीब पीपुल को नहीं दिया जाता था, वो सब अपने में ही जमा कर लेते थे। इससे कारण से एक विद्रोह सा फैल गया और ये जो विद्रोह था ये पूरे पहले से फैल गया। और ये जो विद्रोह जो हुआ 14 जुलाई को, ये क्राउडेड ये था, भीड़ था जिसने बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको डिस्ट्रॉय? वेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक किला था वहां का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।